मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सूरी, मधुमेह विशेषज्ञ, रिवाइवल मेडिकल सेंटर, डायबिटीज़ केयर सेंटर भिलाई से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर डायबिटीज़ के मरीजों को यदि ये पता हो कि डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं और इसका इलाज क्या होता है, तो उनको अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होगी। डायबिटीज़ न केवल हमारी देश में है, पूरे संसार में। हमारे देश में तो करीब करीब हर 20 लोगों के पीछे एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ होती क्या है? डायबिटीज़ एक तरीके की ऐसी मेटाबॉलिक सिकनेस है जिसमें हमारे शरीर में पैदा होने वाला जो इंसुलिन हार्मोन होता है या तो इनसफिशिएंट होता है या वो डिफेक्टिव होता है। अब ये इंसुलिन होता क्या है और कहाँ पैदा होता है? इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो हमारे शरीर की पैनक्रियाज ग्रंथि के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। अब जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी सेल्स में जाता है। बॉडी सेल्स में जाने के बाद उसका ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी पैदा होती है और यही वो एनर्जी होती है जिससे हम अपनी जीवन क्रियाएँ चलाते हैं, जैसे चलना फिरना, सांस लेना। हमारे दिल की धड़कन भी इसी से चलती है और हम सांस भी इसी से लेते हैं। अब इंसुलिन एक तरीके की चाबी होती है जो ग्लूकोज को बॉडी सेल में एंट्री प्रदान करती है। अगर ग्लूकोज बॉडी सेल में नहीं जाता है तो इसकी मात्रा खून में बढ़ जाती है और इसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ का काम क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया। अब डायबिटीज़ होने का खतरा किन लोगों को होता है? ऐसे लोगों को होता है जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ रन करती है, मतलब जिनमें जेनेटिक डिफेक्ट होता है। आपके भाई को, बहन को, माँ को, पिता को, चाचा को, बुआ को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को अगर डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, ऐसे लोगों को होता है जो थोड़े मोटे होते हैं, पर्टिकुलरली जिनको सेंट्रल ओबेसिटी होती है। अब डायबिटीज़ के अलावा कुछ दो बीमारियां और होती हैं जिसको एक हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाइपरटेंशन और डिसलिपिडीमिया। ये डायबिटीज़ के एल्डर का जीन है। जिनको ये दो बीमारियां होती हैं उनको डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जिन गर्भवती महिलाओं को अगर गर्भधारण के समय पे ब्लड शुगर ज़्यादा होता है तो उनको आगे जाके डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे लोगों में जेनेटिक डिफेक्ट होता ही है। अब मेरा मानना यह है कि सभी मरीजों को जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, अगर उनको डायबिटीज़ के लक्षण आते हैं तो उनको अपना ब्लड शुगर जांच कराना चाहिए। इसके बाद डायबिटीज़ का स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। स्ट्रेस क्या होता है कि अगर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जितने होते हैं वो इंसुलिन के अगेंस्ट में काम करते हैं और आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। एक बात और होती है जिसको मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ये इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर आपका खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला 150 से 200 के बीच में चले जाता है और ऐसे मरीजों को आगे जाके डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत प्रबल होती है और उनको हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं? डायबिटीज़ में आपको पेशाब ज़्यादा आ सकता है, भूख ज़्यादा लग सकती है, प्यास ज़्यादा लग सकती है, आपका अचानक वजन कम हो सकता है, आपको इम्पोर्टेंसी हो सकती है, आपके घाव जल्दी नहीं भरेंगे या आपको आँख के और किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये इसके लक्षण होते हैं। अब डायबिटीज़ के प्रकार कितने हैं? डायबिटीज़ के प्रकार बहुत होते हैं, पर यहाँ पर मूलतः मैं 2 प्रकारों के बारे में बात करूँगा, एक तो टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो यूजुअली बच्चों में होती है, इनकी उम्र 15 साल से कम होती है और इसका बैकग्राउंड हमको नहीं मालूम, इसकी आइडियोलॉजी नहीं मालूम है कि क्यों होता है। ऐसा माना जाता है कि बचपन में ऐसे मरीजों को कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे मीजल्स हो गया, रूबेला हो गया, तो ये जो वायरस होते हैं डायरेक्टली बीटा सेल को अफेक्ट कर देते हैं और वो एट्रोफी हो जाती है और इंसुलिन नहीं पैदा होता है। ऐसे मरीजों को जीवन पर्यंत इंसुलिन हार्मोन पे रहना पड़ता है और उसके इंजेक्शन लगते हैं। ये मरीज कभी भी ओरल दवाइयों पे कंट्रोल नहीं होते हैं। अब बात आती है टाइप 2 की। टाइप 2 को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं या इसका तीसरा नाम है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़। यूजुअली ये 30 से 35 साल की उम्र के बाद होता है। ऐसे मरीजों को फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके किसी भी रिलेशन में जेनेटिक डिफेक्ट होता है। यूजुअली ये लोग मोटे होते हैं और बैठालू जीवन जीते हैं और ऐसे मरीजों को यूजुअली देखा गया कि हाइपरटेंशन और डिसलिपिडीमिया पहले से ही होता है। अब बात आती है कि क्या डायबिटीज़ लाइफ थ्रेटनिंग होती है? क्या डायबिटीज़ से जान का खतरा होता है? हाँ, अगर ब्लड शुगर आपका लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहता है तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है और आगे जाके आपकी मृत्यु हो सकती है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है जो यूजुअली मरीज हमसे पूछते हैं, क्या डायबिटीज क्योर हो सकती है, जड़ से खत्म हो सकती है? नहीं, अभी तक पूरी दुनिया में एक भी मरीज डायबिटीज का क्योर नहीं हुआ है। पर हमारे पास अभी बहुत अच्छे मेजर्स हैं, दवाइयाँ हैं, बहुत सारे टिप्स हैं जिससे हम ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लंबे समय तक आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है तो हमारा मानना ये होता है कि आप उतने ही सेफ रहते हैं जितने डायबिटिक रहते हैं। अब डायबिटीज से किसी प्रकार का बचाव संभव है? हाँ, डायबिटीज से बचाव संभव। इसके लिए मैं कहूँगा कि आपका एजुकेशन पार्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन पार्ट से मतलब आपको अगर पता है आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। जैसे ही आपकी उम्र 30 साल 35 साल की होती है तो आपको अपना वेट मेंटेन करना चाहिए, आपको बैलेंस और हेल्दी डाइट लेना चाहिए, आपको स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो आपको मेटफॉर्मिन नाम की दवाइयाँ देगा। अब मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज़ पे अपन बात करेंगे। इसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं, एक डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और मेडिकेशन। डाइट कंट्रोल पे हर मरीज का डाइट अलग अलग होना चाहिए, पर यहाँ पर इस शॉर्ट वीडियो में मैं इतना नहीं बता सकता हूँ कि आपको किस एज ग्रुप के लिए क्या डाइट होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ जिनकी उम्र 35 साल से 50, 55, 60 साल तक है और जिनका वजन 50 किलो से 80 किलो तक है, उनको क्या डाइट लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के दाने। मेथी के दाने एक छोटा चम्मच 5 ग्राम का होता है। आपका दिन भर का जो डोज होता है वो करीबन 20 ग्राम से 30 ग्राम तक होना चाहिए, मतलब 4 चम्मच से 6 चम्मच होना चाहिए। पहले आप इसको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, 2-2 चम्मच दिन में 3 बार, खाना खाने से 15 मिनट पहले पानी के साथ फक्की मारिए। अगर आपकी डेंटल कंडीशन अच्छी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक दिन पहले उसको भिगो लीजिए और दांत से चबा लीजिए। इसके बारे में बहुत सारी मिथ्याएं हैं। आप बाहर निकलेंगे मेरे चैम्बर से तो आपको पता लगेगा, कोई बोलेगा मेथी का पानी पी लेना चाहिए, कोई बोलेगा मोती को गिटक लेना चाहिए। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना। किसी किसी को मेथी जो है टॉलरेट नहीं होती है, उसको पेट में जलन हो सकती है, पतली टट्टी हो सकती है, उल्टी आ सकती है, लेकिन ऐसे मरीजों को 8-10 दिन वेट करना चाहिए। यूजुअली वो 7-8 दिन वेट करते हैं तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो उनको मेथी बंद कर देनी चाहिए। अब बात आती है चपातियों की। एक एवरेज वेट के लोगों को मरीजों को करीब 5 से 7 रोटी एक दिन में खानी चाहिए। 1-1.5 रोटी सुबह, 2-2.5 दोपहर को, 2-2.5 रात को। सुबह की 1.5 रोटी अगर आप नहीं खाते हैं तो ज़्यादा 2 इडली खा सकते हैं, एक सादा डोसा खा सकते हैं, कटोरी उपमा खा सकते हैं, कटोरी पोहा खा सकते हैं। जहाँ तक चावल का सवाल है, जब तक आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता आप चावल नहीं खाएंगे। कंट्रोल से मतलब ये होता है कि आपने दवाई खाई, नाश्ता किया, 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर आपका 200 से नीचे आना चाहिए और 200 से नीचे ठहरना चाहिए। वैसी कंडीशन में आप एक दिन में 1 कटोरी चावल ले सकते हैं। चावल का कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, लेकिन आप सादा नहीं खाएंगे। पुलाव बना खाएंगे, हरी सब्जी मिक्स करेंगे, छिलके वाली दाल डालेंगे। दाल दोपहर को 1 कटोरी, 1 कटोरी रात को। पीली दाल आप खा सकते हैं, छिलके वाली दाल ज़्यादा अच्छी है। अंकुरित करके खाएंगे तो सोने में सुहागे जैसी है। हरी सब्जी और सलाद में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितना भी जितना चाहें उतना खा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी सूरत में आप रोटी, चावल और दाल मत बढ़ाइए। अगर आपकी इससे भूख नहीं मिटती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खा जाइए और हरी सब्जी खा जाइए। जहाँ तक फल का सवाल है, बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लड शुगर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल से मतलब 200 के नीचे मेंटेन करना चाहिए। 200 के नीचे मेंटेन करेगा तो एक दिन में 1 संतरा या 1 मौसम्मी या 1 सेब या 1 कटोरी पपीता आप दांत से चबा के खा सकते हैं। फ्रूट जूस कभी नहीं खाएंगे। मेरा ये मतलब नहीं कि दूसरे फ्रूट आप कभी भी सेवन ना करें। अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है तो आप टेस्ट करने के लिए दूसरे फल खा सकते हैं। जैसे आम है, अंगूर के 2-4 दाने खा सकते हैं, 1 आध चम्मच अनार का ले सकते हैं, बट आप एज ए होल उनका सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक का कोई परहेज नहीं है, नहीं तो आपको नमक का परहेज करना पड़ेगा। तेल घर में सरसों का या सोयाबीन का इस्तेमाल करना चाहिए। चाय कॉफ़ी आप दिन में 3 बार 4 बार पी सकते हैं। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो भी आप मॉडरेशन में कर सकते हैं। 1 या 2 पैक ले सकते हैं जिससे आपका डाइट ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। हफ्ते में 1 या 2 बार। अब बात आती है नॉनवेज की। नॉनवेज आप सारे तरीके के खा सकते हैं, बस तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए और हफ्ते में 2 बार या 3 बार नॉनवेज ले सकते हैं। अंडे का पीला पोर्शन नहीं खाएंगे क्योंकि वो बहुत कोलेस्ट्रॉल रिच होता है। दूसरी बात होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमको क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज का कोई यूनिफॉर्म शेड्यूल नहीं होता है। आप एक दिन में 30 से 50 मिनट तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सारी एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे रनिंग, हॉपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, पैदल चलना, दौड़ना, भागना, रस्सी कूदना, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप पहले से नहीं करते हैं, आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले हफ्ते में आप 10 मिनट चलिए, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 और 2 महीने के बाद हफ्ते में 1 दिन संडे जैसे छुट्टी भी मारना कर।
अब तीसरी मुख्य बात होती है मेडिकेशन, मतलब दवाइयों से कैसे हमको कंट्रोल करना चाहिए। पहले आपको डाइट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद दवाइयाँ लेनी है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें तो आपको सारी ज़िंदगी इंसुलिन लेना है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको पहले ड्रग्स स्टार्ट करते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। पहले वो आधी गोली सुबह, आधी गोली शाम को बोलेगा, फिर कुछ सालों बाद एक गोली सुबह एक शाम को बोलेगा, फिर दूसरा ड्रग ऐड करेगा, फिर तीसरा ड्रग ऐड करेगा। मेरा मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी डायबिटीज़ पुरानी होती जाती है, आपकी बॉडी सेल्स उससे काफ़ी रेजिस्टेंट हो जाती हैं और डोजेस धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जब ओरल ड्रग्स आपके मैक्सिमम डोजेस पे पहुंच जाते हैं तब आपको इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको बीच में इंसुलिन मत स्टार्ट करिए। इंसुलिन इंटरमिटेंटली हम कब दे सकते हैं? जब आप कोई स्ट्रेस कंडीशन में आते हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या आपको कोई बीमारी हो जाती है, या आपकी कोई सर्जरी होती है, ऐसी कंडीशन में हमको बीच में इमरजेंसी में इंसुलिन चालू करना पड़ता है। जब आपका इलाज पूरा हो जाता है तो हम इंसुलिन को बंद करके फिर से ओरल ड्रग्स पे आ सकते हैं। ओरल ड्रग्स में ये चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं कि आप अपने कंसल्टेंट से पूछेंगे कि दवाई हमको कितनी लेनी है और कब लेनी है। इसमें यूजुअली मरीज लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। जो दवाइयाँ पहले लेनी है वो पहले बताई जाती हैं, वो पहले लेनी है। जो खाना खाने के दौरान लेनी है वो दौरान खानी है, जो बाद में लेनी है वो बाद में लेनी है। यूजुअली इसी में बहुत सारे मरीज गलतियां करते हैं, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बहुत एडवांस मेडिसिन आ गई हैं, बहुत एडवांस इंसुलिन आ गए हैं, जिससे हम ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की अगर लंबे समय तक कंट्रोल नहीं होती ब्लड शुगर, तो सारे ऑर्गन पे बहुत ख़राब असर होता है। हार्ट में आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज हो सकती है, जिससे आपको पैरों में दर्द हो सकती है, नीचे के सेंसेशन गड़बड़ होने से आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको चोट लग गई और वो जख्म रातों रात बड़ा हो गया और आप एम्पुटेशन में लैंड कर गए, आपका एक अंगूठा कट गया या आपका पैर कट गया। तो हार्ट पे ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सीएनएस पे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मेजरली वो होता है स्ट्रोक होता है, जिसको लकवा मारना होता है। यूजुअली क्या होती है, जितनी नसें होती हैं जो ब्रेन मैटर को सप्लाई करती है वो सिकुड़ जाती हैं, उनकी सप्लाई प्रॉपर हो जाती है, या अगर आपको बीच में हाइपरटेंशन हो जाता है तो वो नस फट जाती है, जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, और आप पैरालिसिस पे लैंड कर जाते हैं। तीसरी बात होती है आंखों पे असर आना। आंखों पे असर आना मतलब क्या होता है, अगर आपको डायबिटीज आज पता लगी, आज डिटेक्ट हुई है, तो यूजुअली 5 साल के बाद आपको आंखों में असर आता है। तो आंखों में क्या असर होगा, आपको कैटरेक्ट जल्दी डेवलप हो जाएगा, आपको ग्लाकोमा हो जाएगा, आपको रेटिनोपैथी हो जाएगी। रेटिनोपैथी से मतलब ये होता है कि धीरे धीरे आप ब्लाइंडनेस की तरफ जाएंगे और आगे जाके आप पूरी तरह से ब्लाइंड भी हो सकते हैं। इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि हर डायबिटीज़ मरीज को, जिसको पता है मुझे डायबिटीज़ हो गई है, उसको आंख जांच करानी चाहिए। आंख जांच में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फंडस एग्जामिनेशन। फंडस एग्जामिनेशन क्या होता है, आप आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी आंख में दवाई डालेगा, वेट करेगा, दवाई डालेगा, वेट करेगा। जब आपकी पुतली चौड़ी हो जाएगी तब उसको एक काले से इंस्ट्रूमेंट से आपकी आंख के पास में ला के जाँच करेगा। वो क्या होता है, अगर आपको रेटिनोपैथी स्टार्ट हो जाती है तो शुरुआत में अगर डॉक्टर को पता लग जाता है तो उसके पास बहुत सारे ऐसे मेजर्स होते हैं जो उसको वहीं के वहीं रोक सकता है। क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो आंख में नुकसान होता है और किडनी में नुकसान होता है वो रिपेयर नहीं हो सकता है, वो बैक नहीं हो सकता है। हम बहुत अच्छा इलाज करके उसको वहीं के वहीं रोक सकते हैं। फिर बात आती है किडनी की। किडनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप रेगुलर अपना यूरिन टेस्ट चेक कराइए और किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, जिसको आरएफटी बोलते हैं, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन कराइए। वो जरूरी होता है कराना। इससे पहले एक माइक्रो एल्बुमिनूरिया होता है, इसका एक यूरिन टेस्ट होता है, वो भी आप करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पता लगता है माइक्रो एल्बुमिनूरिया आपको हो गया है, उस समय डॉक्टर के हाथ में कुछ चीज़ें रहती हैं जिससे वो इस प्रॉब्लम को ब्रिंग बैक कर सकता है। अगर वो किडनी फेलियर एडवांस हो जाता है तो डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं रहता है। पांचवी बात होती है इन्फेक्शन। अगर आपका ब्लड शुगर ज़्यादा है तो आपके शरीर में इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। आपको जो घाव वगैरह होंगे वो भी जल्दी ठीक नहीं होंगे, आपके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको कान में, मुंह में, दांत में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, स्किन में बहुत कॉमनली इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए ब्लड शुगर का कंट्रोल रहना निहायत जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया की। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसकी जानकारी हर डायबिटीज़ के मरीज को होनी चाहिए। ये क्या होता है, जब आपका ब्लड शुगर
नॉर्मल लेवल से नीचे चले जाता है उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। पर ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है या तो वो दवाई आपको ज़्यादा असर करेगी या आप कोई गलती करो। तो गलती क्या कर सकते हो? सपोज आपने गोली खाई, आधे घंटे में आपको खाना खाना है। अगर आपने खाना नहीं खाया, कम खाया, देर से खाया, तो ब्लड शुगर अचानक नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरेगा तो आपको पता कैसे लगेगा? आपकी आंख के सामने अंधेरा आ सकता है, चक्कर आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, हाथ पैर झंझना सकते हैं, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, पसीना आ सकता है। ऐसा कुछ होगा तो तुरंत आप कुछ मीठा खा लीजिए। फिर आप ये कोशिश करिए जानने की कि आपने क्या गलती की, उसको ठीक करिए। अगर उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम जाता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, या जिस डॉक्टर को भी आप दिखाते हैं उसके पास जाके उससे बात करिए, वो उसका इलाज बताएगा। डायबिटीज़ के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि पैरों की देखभाल बहुत अच्छी करनी चाहिए। फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी बार आप हाथ और मुंह धोते हो उतनी बार पैर धोइए। उंगली की बीसी जगह को देखिए, कोई घाव या गंदगी तो नहीं, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। कभी भी नंगे पैर मत चलिए। चोट लगने से तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और अपने आप इलाज मत करिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी सारी नसें खराब हो जाती हैं और हमको न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ का, जिसमें पैर सुन्न हो जाते हैं और हमको चोट लगती है तो हमें पता ही नहीं लगता। और वैसी कंडीशन में अगर ब्लड शुगर आपका कंट्रोल नहीं होता है तो रातों रात वो इन्फेक्शन बहुत आगे बढ़ जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और इमरजेंसी में आपका एम्पुटेशन करना पड़ता है। आखिरी में मैं आपको ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि मेरा मानना यह है कि कोई भी डायबिटीज़ का मरीज है, अगर जो काम वो कर सकता है उसको करना चाहिए, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ब्लड टेस्ट का सवाल है, आजकल जो हमारे कंट्री में जो ग्लूकोमीटर मिलते हैं वो सारे वर्ल्ड क्लास के होते हैं और आपको ग्लूकोमीटर यूज़ करना चाहिए। बस उसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं कि आप देख लीजिए उसके ग्लूकोमीटर की बैटरी ठीक है कि नहीं, वो एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया। अब दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर साहब ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हो तो हमारा ब्लड शुगर ज़्यादा आता है और हम जाके लैब से कराते हैं तो कम आता है। एक्चुअली ये दोनों तरीके के ब्लड अलग अलग होते हैं। जो हम फिंगर ट्रिप से लेते हैं वो हम ग्लूकोमीटर में यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और उसमें ग्लूकोज कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, तो वो रीडिंग करीबन 10 से 15% ज़्यादा होती है और वेनस ब्लड की कम होती है। ये वाला भ्रम बहुत सारे लोगों को रहता है, ये भ्रम निकाल लेना चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम ग्लूकोमीटर को घर पे ही यूज़ करें। फिर बात आती है यूरिन टेस्ट की। यूरिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसकी स्ट्रिप्स आती हैं। स्ट्रिप्स से आपको पता लग जाता है कि शुगर कितनी है। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आया तो एल्बुमिन पता लग जाता है। एक कंडीशन होती है जिसमें एक बाई प्रोडक्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर आप ब्लड शुगर 250 से ऊपर चले जाता है तो वो एसिड्स आपकी बॉडी में कलेक्ट हो जाते हैं, जिनको कीटोन बॉडीज बोलते हैं, और आप काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और आप जान भी गंवा सकते हैं। तो ये टेस्ट भी आप घर पे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको करना। अब बात आती है इंसुलिन की। इंसुलिन के रख रखाव पे भी मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इंसुलिन का हम क्या करें या ट्रैवलिंग में हम इंसुलिन को कैसे यूज़ करें। इंसुलिन की सबसे पहले बात होती है स्टोरेज की। स्टोरेज के लिए आप फ्रिज के बटर बॉक्स पे उसको रख सकते हैं हॉट सीजन में, और विंटर में आप उसको बाहर भी रख सकते हैं। तो उसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से जाके इंसुलिन लगाने की जो विधि है वो सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सारा काम आपको ही करना है। जब तक आपकी आंखें बरकरार हैं और हाथ बरकरार हैं, आपको इंसुलिन खुद लगाना चाहिए। और इंसुलिन अब मार्केट में बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत एडवांस इंसुलिन आ गए हैं जो बहुत स्मूथली ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, और लंबे समय तक ब्लड शुगर कंट्रोल होने से हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, हमको कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं और हम लंबी अवधि तक जीवित रह सकते हैं। धन्यवाद।